So good evening students, we are going to continue the last class on center of mass, and in this particular class we are going to discuss the motion of center of mass. Okay, तो इससे पहले वाली क्लास में मैंने आप लोग को बताया था कि कोई भी 3D ऑब्जेक्ट है तो उसका जो सेंटर ऑफ मास होगा, जैसे उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा सेंटर ऑफ मास का, वाई होगा, जेड होगा, उसके रेस्पेक्टिव फॉर्मूलेज। उसके बाद एक दो क्वेश्चन भी हम लोगों ने देखा था, जैसे एल शेप्ड लेमिना दिया हुआ था, उसका आपको सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करना था। चूँकि वो एक यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन का केस था, तो एल शेप्ड लेमिना को हमने क्या किया था, 3 इक्वल स्क्वायर के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। हमेशा देखिए सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करते समय जब भी आपको कोई इरेगुलर शेप फिगर दे दे तो हमेशा याद रखिएगा कि कोई सबसे पहली बात कि उस इरेगुलर शेप फिगर को आप ऐसे फिगर्स में कन्वर्ट करने की या ब्रेक करने की कोशिश करिए जिस फिगर का आप सेंटर ऑफ मास बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था, या तो आप स्क्वायर के फॉर्म में, या तो रेक्टेंगल के फॉर्म में, या तो किसी सर्कल के फॉर्म में, क्योंकि तीनों का ही सेंटर ऑफ मास बहुत आसानी से कैलकुलेट किया जा सकता है। स्क्वायर के लिए एक साइड का हाफ और दूसरे साइड से भी हाफ, बेसिकली लेंथ और ब्रेथ चूँकि इक्वल होता है तो लेंथ का हाफ और ब्रेथ का हाफ, जहाँ पे दोनों एक्सिस इंटरसेक्ट करेंगे वो आपका सेंटर ऑफ मास हो जाएगा स्क्वायर के केस में। सिमिलरली रेक्टेंगल के केस में भी होगा, और इन केस ऑफ योर स्क्वायर ये आपको भी पता है कि जहाँ पे दो परपेंडिकुलर डायमीटर इंटरसेक्ट करेंगे वो आपका क्या होगा, बेसिकली सेंटर ही उसका सेंटर ऑफ मास है। ठीक है, एक सर्कुलर डिस्क के लिए। तो अब आगे बढ़ते हैं इन दिस पर्टिकुलर क्लास। अब जैसे इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि सपोज इफ योर बॉडी और द ऑब्जेक्ट इज मूविंग, दैट 3D ऑब्जेक्ट इज मूविंग, so what are the velocity for the center of mass, what will be the value of acceleration and so on. Okay, so in vector form I told you, vector form में मैंने आपको बताया था कि r, ओके, बेसिकली r बार लिख लीजिए इज इक्वल टू समेशन ऑफ एम आई आर आई divided by capital M. Okay, summation of all mi will be nothing but the capital M, that will be the mass of your this 3D object. Let it in 3D object. Okay, so this is any random particle mi having distance ri. Okay, ri is nothing but the position vector xi cap plus yj cap plus zk cap, and r is the position vector of your center of mass, that is capital xi cap plus capital y j cap प्लस कैपिटल जेड के कैप। ये यार कैपिटल एक्स कैपिटल वाई कैपिटल जेड है, ये स्मॉल एक्स स्मॉल वाई और स्मॉल जेड है। ठीक है, मीन्स आर आई पोजिशन वेक्टर है किसका, किसी भी एक रैंडम पार्टिकल का। ठीक है, जिस पर्टिकुलर मतलब कि रैंडम इन द सेंस, पहले आर आई का मतलब कि अगर मैं आई की वैल्यू 1 लेता हूँ तो आर वन ये हो जाएगा, आर टू ये हो जाएगा, एंड सो ऑन। ठीक है, मीन्स अप टू आई इज इक्वल टू एन, यहाँ पे लिमिट लिख लीजिएगा, आई इज इक्वल टू 1 से लेकर के आई इज इक्वल टू एन तक, एंड दिस इज द टोटल मास ऑफ दिस होल ऑब्जेक्ट। ओके, तो अब इसके आगे एक स्टेप चलते हैं। इसके आगे नेक्स्ट स्टेप में ये होगा कि इफ सपोज इसको दूसरे फॉर्म में लिखा जा सकता है, अगर मैं डिनोमिनेटर जो में एम था मेरा उसको मैं दूसरी साइड शिफ्ट करता हूँ तो ये लिख सकता हूँ मैं समेशन एम आई आर आई। ठीक है, या फिर एम आर इज इक्वल टू एम वन आर वन प्लस एम टू आर टू प्लस एम थ्री आर थ्री एंड सो ऑन। ठीक है, इनफैक्ट इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको बताया था इससे कैसे लिखा जाता है, लिखा क्या जाता है। ये सिंपल सा एक बस तरीका है कि आप इसको एन टाइम्स लिखने से बेटर है एक इन जनरल एक्सप्रेशन क्रिएट कर दें, जैसे एम आई आर आई, आई की वैल्यू पुट करते जाइए, आपको डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज मिलते जाएंगे। ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सेम है, बस रिप्रेजेंटेशन का डिफरेंस है। यहाँ पे समेशन का हमने सहारा लिया, समेशन साइन का सहारा लिया इन ऑर्डर टू जस्ट रिड्यूस द राइटिंग वर्क। ओके, नाउ आर क्या है, पोजीशन वेक्टर किसका, सेंटर ऑफ मास का, COM, और R1 क्या है, पोजीशन वेक्टर किसका, कोई भी एक रैंडम पार्टिकल जो किसी आपके बॉडी में लिया। अच्छा, अगर मैं दोनों साइड को, इफ आई एम गोइंग टू डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, ओके, इफ आई एम गोइंग टू डिफरेंशिएट बोथ द साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, सो वी विल गेट एन डी बाई डी टी ऑफ आर। एक और चीज़ यहाँ पे मैं m जो है मास को मैं कांस्टेंट ले रहा हूँ। ठीक है ना, वी आर टेकिंग द मास ऑफ द बॉडी टू बी कांस्टेंट। अब ऑब्वियस सी बात है, रियल लाइफ जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनका मास तो चेंज होता नहीं है टाइम के साथ। ठीक है, अगर हाँ जैसे रॉकेट वाले केसेस हैं तो अगर उस केस में सेंटर ऑफ मास की बात करेंगे तो नो डाउट वहाँ पे मास भी आपका चेंज होगा टाइम के साथ। ठीक है, तो वैसे कॉम्प्लेक्स सिस्टम की हम बात नहीं कर रहे हैं, फिलहाल में हम वैसे सिस्टम की बात कर रहे हैं जहाँ पे मास आपका कॉन्स्टेंट है टाइम के साथ। सो m इज़ द टोटल मास
and dr by dt, that is the rate of change of position vector of your center of mass with respect to time, is equal to m1 into d by dt of r1 plus m2 into d by dt of r2 प्लस सो ऑन। ठीक है, इस तरीके से ये दोनों साइड को अगर मैं टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करता हूँ तो क्योंकि टाइम देखिए चाहे R1 के लिए जितना हो चाहे R2 के लिए, टाइम एक स्केलर क्वांटिटी होता है, वो सबके लिए सेम रहता है, डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता या पोजीशन पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, जितना टाइम R1 के लिए बीता उतना ही टाइम R2 के लिए भी होगा, उतना ही टाइम R के लिए भी होगा। ठीक है, तो dt के रेस्पेक्ट में d अलग नहीं होगा, टाइम सबके लिए क्या होगा, सेम होगा। ठीक, so I'm just writing this first equation, let it be first equation in modified form. Now we know that the rate of change of position vector with respect to time, और बेसिकली आई शुड से पोजीशन वेक्टर का मतलब यहाँ पे क्या है कि अगर मैं डी आर बाई डी टी जो आपका पोजीशन वेक्टर है या फिर जो भी पोजीशन को इंडिकेट कर रहा है, तो उसका जब डिफ्रेंशिएशन करता है तो बेसिकली व्हाट आई विल गेट, it will be the nothing but it will give you the velocity vector. Okay, so m into v is equal to m1 v1 plus m2 v2 plus m3 v3 and so on. Okay, so अगर ये आपका इनिशियल था, मीन्स एम आर आर वॉज द पोजिशन वेक्टर ऑफ योर सेंटर ऑफ मास, r1 वॉज द पोजिशन वेक्टर ऑफ एनी रैंडम पार्टिकल, तो इस इक्वेशन को अगर इस फॉर्म में लिख दे वेलोसिटी के फॉर्म में तो बिल्कुल सही होगा। ठीक है, मीन्स m इंटू मी, m इज द मास ऑफ होल बॉडी, v हियर इज द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, कैपिटल V हियर इज द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, m1 v1 इज द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल नंबर 1, v2 इज द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल नंबर 2 एंड सो ऑन। ठीक है, अच्छा एक और चीज़ इसको याद रखे रहिएगा, इसका इस्तेमाल करेंगे हम लोग कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम में भी। जब हम लोग कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑन अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, मतलब एक पार्टिकल्स के ग्रुप पे जब हम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो वहाँ पे भी इसका इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं m1 v1 का मतलब क्या होता है, p1 हो जाएगा बेसिकली, ये p2 हो जाएगा और यहाँ पे p3 हो जाएगा। p का मतलब क्या है, मोमेंटम, प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी, p1 p2 एंड p3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो इसका इस्तेमाल हम वहाँ पे भी करेंगे, ये बात याद रखेंगे। ठीक है, सो नाउ इस इक्वेशन को अगर फर्दर एक बार और डिफ्रेंशिएट करें टाइम के रेस्पेक्ट में, m इंटू डी वी सी एम डिवाइडेड बाई डी टी, सॉरी डी बाई डी टी ऑफ वी सी एम, m1 डी वी वन डिवाइडेड बाई डी टी प्लस m2 डी वी टू डिवाइडेड बाई मीन्स डी टी प्लस सो ऑन। तो अगेन ये आपको थर्ड एक्सप्रेशन मिलेगा, m इंटू ए सी एम इज इक्वल टू m1 a1 प्लस m2 a2 प्लस सो ऑन। ठीक है, तो m1 a1 m2 a2 एंड m3 a3 एंड सो ऑन। अब आपको आई थिंक ये न्यूटन का सेकंड लॉ से अगर a1 और m1 क्या है, m1 इज द मास ऑफ पार्टिकल नंबर 1 एंड a1 इज द नेट एक्सेलरेशन। ये बात याद रखिएगा, a1 क्या है, नेट एक्सेलरेशन है, मीन्स पार्टिकल नंबर 1 जो बॉडी के अंदर है, ये जो पार्टिकल 1 जिसको मैं बोल रहा हूँ, जिस मतलब बॉडी के अंदर जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, तो इस पर जो नेट फोर्स एक्ट कर रहा है, ठीक है ना, ये सिर्फ फोर्स की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे जो पार्टिकल नंबर 1 पे नेट फोर्स एक्ट कर रहा होगा उसके कारण जो मतलब कि एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, ये a1 है। ठीक, तो a1 इज नॉट ओनली द एक्सेलरेशन, इट इज द नेट एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल नंबर 1, सिमिलरली इट इज द नेट एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल नंबर 2 एंड सो ऑन। So similarly it can be written as m into a cm is equal to f1 plus f2 plus f3 and f4 and so on। ठीक है, तो यहाँ से हमको फाइनली कंक्लूजन मिला, m into a cm मास, m is the total mass, a is the acm is the acceleration of center of mass is equal to f1 plus f2 plus f3 and so on। मतलब कि f1 क्या है भाई, F1 देखिए वो फोर्स है, नेट फोर्स। एक और चीज़ यहाँ पे F1 सिर्फ फोर्स नहीं है, नेट फोर्स है। ये F1 कौन से पार्टिकल पे, जैसे ये आपका रैंडम बॉडी, इस पे जो पार्टिकल नंबर 1 है, तो F1 उस पे जो नेट फोर्स एक्ट कर रहा है, ठीक है ना, ये वो है। मतलब हो सकता है कि ये इस पर कोई इंटरनल भी लग रहा होगा, एक्सटर्नल भी लग रहा होगा। ठीक है, सिमिलरली F2 F3 एंड F4
तो एक और चीज़ यहाँ पे आप समझ सकते हैं इससे। वैसे तो F1 प्लस F2 F3 F3 सो ऑन जितने भी, मैं जब इसको समेशन ले करके यहाँ पे F लिखूँगा तो यहाँ पे ये F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 में सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स ही आएगा, क्योंकि इंटरनल फोर्सेस की अगर बात करेंगे तो भाई ये पार्टिकल नंबर 1 है और इसके बाजू में कोई दूसरा पार्टिकल होगा, तो जो दोनों के बीच में इंटरनल फोर्स, मतलब ये इस पर कुछ फोर्स लगा रहा होगा, ये इस पर फोर्स लगा रहा होगा। क्योंकि मैं एक सिस्टम की बात कर रहा हूँ और सिस्टम में अगर थर्ड लॉ लगाया जाए, ठीक है, जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम में जब हम बात करते थे सिस्टम की, और सिस्टम के अंदर एटलीस्ट 2 ऑब्जेक्ट्स का होना जरूरी है, तो वहाँ पे नेट फोर्स, अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो तो सिंपल सी बात है आपका मोमेंटम जो रहेगा कंजर्व रहेगा। इंटरनल फोर्सेस तो वैसे भी जीरो हो जाएंगे, ठीक है। अगर मैं इस पर्टिकुलर पार्टिकल का यूनिक सेपरेटली बात करता पूरे यूनिवर्स से, तब शायद F1 का मतलब होता है एक्सटर्नल फोर्स प्लस इंटरनल फोर्स, सॉरी मीन्स F1 में देखिए यहाँ पे अगर मैं F1 की बात करूँगा तो इसमें इंटरनल एक्सटर्नल दोनों है, F2 में इंटरनल एक्सटर्नल दोनों है, क्योंकि F1 क्या है, एक पार्टिकल की बात कर रहा है, F2 जो है एक पार्टिकल सेकंड पार्टिकल की बात कर रहा है, F3 यहाँ पे सेकंड थर्ड पार्टिकल की बात कर रहा है। लेकिन यहाँ पे जब इन सब का जो समीशन होगा, इन सब का जो वेक्टर सम होगा, अगर मैं उस वेक्टर सम की बात करूँगा तो ये सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स से ही आएगा, क्योंकि भाई F1 में जो फोर्स F2 के कारण लग रहा होगा, मान लीजिए 1 और 2 आजू बाजू में, ठीक है, 2 1 पे लगा रहा होगा कुछ इंटरनल फोर्स, और 2 उसके रेस्पॉन्स में थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग 1 2 पे लगा रहा होगा, तो जो इंटरनल फोर्स होगा F1 और F2 में वो तो इक्वल होगा और अपोजिट में भी होगा, तो वो तो कैंसिल आउट हो जाएगा। यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल वाला पार्ट ही आपका वेक्टर सम करते हुए ऐड होते जाएगा। तो F1 प्लस F2 प्लस F3, यहाँ पे जो F1 है इसमें इंटरनल प्लस एक्सटर्नल दोनों है, लेकिन यहाँ पे जो नेट एक्सटर्नल फोर्स की बात मैं कर रहा हूँ ये आपका सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स ही आएगा, क्योंकि इंटरनल फोर्सेज आपस में न्यूटन्स के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग वो कैंसिल आउट कर जाएंगे, ठीक है। यानी फाइनली जो हमारा मेन कंक्लूजन निकल कर के आया, द मेन कंक्लूजन विच वी गॉट एट द लास्ट इज MACM is equal to F external, and this is one of the most important equations। एक्चुअली में अगर अब सही टाइम है इसको बताने का कि हम लोग जो चैप्टर नंबर 5 में न्यूटन्स के लॉज पढ़ रहे थे, न्यूटन्स का जो सेकंड लॉ था, एक्चुअल में लिखते हम लोग 9th में भी लिखते थे F इज इक्वल टू MA, लेकिन यहाँ पे ये F सबसे पहली बात तो नेट एक्सटर्नल फोर्स होता है, ये मास होता है, और ये ए जो होता है ये सेंटर ऑफ मास की बात करते हैं। मैंने क्योंकि बताया था कि सेंटर ऑफ मास का ऑरिजिन उसको डेवलप ही इसलिए किया गया था सो दैट कि डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम पे हम न्यूटन्स का जो सेकंड लॉ है वो लगा सकें, ठीक है। तो ए क्या होता है भाई, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन होता है, ठीक है, और एफ क्या होता है आपका जो नेट एक्सटर्नल फोर्स होता है। यानी कि अगर इनडायरेक्टली अगर मैं ये कहूँ कि अगर डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स पे F1 F2 F3 एंड F4 फोर्स लग रहा है तो उसका नेट मीनिंग क्या होगा, नेट इफेक्ट प्रोड्यूस विल बी, देखिए F क्या है, ये तो फोर्स है, फोर्स हम देख नहीं सकते ना, तो मतलब एक इमेजिनरी चीज़ आप कह सकते हो, हम फोर्स नहीं देख सकते बस उसकी इफेक्ट को फील करते हैं, ठीक है। जैसे F इज इक्वल टू एम में F क्या है, एक इमेजिनरी क्वांटिटी है, वैसा नहीं कि आप जब किसी चीज़ को फोर्स लगाओगे उसको कट करेंगे तो फोर्स आपको लगते हुए दिखेगा, नहीं, फोर्स का केवल और केवल हम इफेक्ट फील कर सकते हैं या उस इफेक्ट को देख सकते हैं। जैसे 2 बॉडीज़ के बीच में एक्सीडेंट हुआ तो किसका ज़्यादा नुकसान हुआ, वो इफेक्ट प्रोड्यूस जो बताता है वो हमको बताता है इनडायरेक्टली कि यार उस पर ज़्यादा फोर्स लगा। जैसे ट्रक और स्कूटर का एक्सीडेंट हुआ तो स्कूटर का ज़्यादा नुकसान होगा, यानी कि हम इनडायरेक्टली बोलेंगे कि यार जो इफेक्ट प्रोड्यूस किया है फोर्स वो स्कूटर पर ज़्यादा, यानी फोर्स स्कूटर पर ज़्यादा लगा होगा, ठीक है। तो हम फोर्स नहीं देखते हैं, हम उसके इफेक्ट को देखते हैं, ठीक है। तो जो F1 F2 F3 सो ऑन जितने भी फोर्सेस, एक्सटर्नल फोर्सेस बेसिकली आई शुड से, जो बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स पे लग रहे हैं, ठीक है, या तो 2 तरीके से आप इसको समझिए, या तो डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स पे F1 F2 F3 सो ऑन फोर्सेस लग रहा है, या फिर इसी को ये कह लीजिए कि पूरे बॉडी का जो सेंटर है उस पर F एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, और ये जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहा है वो है ACM, ठीक है। बात वही है। तो इनफैक्ट एनसीईआरटी में किसका एक स्टेटमेंट दिया हुआ, मैं उसको रीड करके बता देता हूँ, दैट इज़ वन ऑफ द, मतलब दिस इक्वेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। यहाँ पे याद रखिएगा एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू, हमेशा ये एक्चुअल में हम लोग को स्टेटमेंट ये है एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू MACM, लेकिन हम लोग 9th में पढ़े थे तो वहाँ पे सेंटर ऑफ मास का कोई कॉन्सेप्ट नहीं पता था, तो सीधे एफ इज इक्वल टू MA लिख देते हैं, ठीक है। एक्चुअल में गलत होता है, एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू MACM,
ये तो फोर्स है जो कि हम देख नहीं सकते, ठीक है, ये तो अप्लाई किया जाता है या फिर आई शुड से उसकी इफेक्ट को हम देख सकते हैं, फील करते हैं। फोर्स को नहीं कोई देख सकता है तो उसकी स्टडी नहीं कर सकते, उसकी इफेक्ट की स्टडी करते हैं हम लोग, ठीक है। तो एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू एम इंटू ए सी एम, यानी कि जितने भी बॉडीज पे F1 F2 F3 फोर्सेज लग रहा है, ये जो इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है दैट इफेक्ट विल बी सेम एज कि बॉडी के आप सेंटर ऑफ मास पे जितना आपने F1 F2 F3 जितना डिफरेंट पार्टिकल्स पे लगा रहे हो, अगर उन सब का वेक्टर सम करके जो एक्सटर्नल फोर्स आएगा वही फोर्स अगर आप सेंटर ऑफ मास पे लगाओगे उस बॉडी पे तो सेम इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। चाहे आप F1 F2 F3 F4 सारी डिफरेंट पार्टिकल्स पे लगाइए या फिर एफ एक्सटर्नल उसके सेंटर ऑफ मास पे लगाइए, बात एक ही होगा, ठीक है। स्टेटमेंट इन योर एनसीईआरटी बुक गिवन इज the center of mass of a system of particles moves as if all the mass of the system was concentrated at the center of mass and all the external force were applied at that particular point, ठीक है। जो मैंने अभी जस्ट कहा, या तो आप पूरे के डिफरेंट पार्टिकल्स पे लगा दीजिए या वही फोर्स जो उनका वेक्टर सम होगा एफ एक्सटर्नल उसको सेंटर ऑफ मास पे, इफेक्ट दोनों का सेम प्रोड्यूस होगा। इस पे चाहे डिफरेंट पार्टिकल्स पे F1 F2 F3 लगाइए या फिर ये पूरे के पूरे बॉडी को आप मान लीजिए कि सेंटर पे कंसंट्रेटेड है, इसका मास, इस डिस्ट्रीब्यूटेड बॉडी का मास और इस पॉइंट मास दोनों का मास सेम है, ठीक है। तो जो इफेक्ट आपको इस पे मिलेगा F1 F2 F3 F4 लगाने पे, और जो इफेक्ट आपको इस पॉइंट मास F पे मिलेगा आपको F एक्सटर्नल लगाने पे, इफेक्ट दोनों का क्या होगा, सेम होगा। ये जो होगा आपका F एक्सटर्नल इक्वल टू एम इंटू ए सी एम, ये दोनों पे सेम इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। So this was all about your F external, basically the Newton's second law for your center of in case of your distributed system of particles. Now moving forward, एक और चीज़ यहाँ पे देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे बताना है, F external is equal to m into a c m सेंटर ऑफ मास, ओके। तो देखिए जब तक एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू एम इंटू ए सी एम, एफ एक्सटर्नल जब तक लगेगा आपका, ठीक है, मतलब कि मास तो कांस्टेंट है भाई, अगर ये चेंज होगा तो सिंपल सी बात है कि आपका ए सी एम भी क्या होगा, चेंज होगा। और अगर इसमें कोई चेंज ना हो, अगर इफ़ देयर इज़ नो चेंज इन एफ एक्सटर्नल, देयरफॉर अगर आपका एफ एक्सटर्नल चेंज नहीं कर रहा है, कोई बाहरी फोर्स नहीं लग रहा है, तब तक आपका जो ए सी एम होगा, सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन होगा वो भी चेंज नहीं करेगा। जैसे इसका एप्लीकेशन एक दिया हुआ एनसीईआरटी में, ये आपका एक प्रोजेक्टाइल है, यहाँ से सपोज करिए किसी गन ने एक पर्टिकुलर बुलेट को फायर किया या कोई बारूद है गोला है, ठीक है, ये क्या होगा, बीच रास्ते में जाने के बाद यहाँ पे एक्सप्लोड करेगा, एक्सप्लोड करने का मतलब फूट गया, ठीक है, ब्लास्ट कर गया। तो ब्लास्ट करने के बाद कुछ पीसेस डायरेक्शन में जाएगा, कुछ इस डायरेक्शन में हो सकता है, कुछ रैंडम मोशन करते हुए हो सकता है, कुछ इस तरीके से जाएगा। तो क्वेश्चन ये आपसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन ये पूछता है कि भाई एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू एम ए सी एम, मतलब कि नेट एक्सटर्नल फोर्स में अगर इसमें जब तक चेंज ना किया जाए तो इसमें चेंज नहीं होगा, क्योंकि एम तो भाई कांस्टेंट है, ठीक है। तो अब देखिए आपने इनिशियली एफ एक्सटर्नल दिया जिसकी वजह से ये प्रोजेक्टाइल जो है मोशन में है, ठीक है। अब ये ब्लास्ट जब बीच रास्ते में ब्लास्ट किया तो हमको ध्यान देने वाली बात ये है कि जो ब्लास्ट या एक्सप्लोजन वाली फेनोमेना हो रही है यहाँ पे, एक्सप्लोजन वाली जो फेनोमेना बीच रास्ते में हो रही है, उस पर कोई हमने बाहर से कोई थर्ड पार्टी या सेकंड पार्टी ने फोर्स नहीं लगाया एक्सप्लोजन के लिए, ये अपने इंटरनल फोर्सेस के कारण एक्सप्लोड हुआ है, ठीक है ना। जैसे कि कोई सपोज करिए मिसाइल को इनिशियली फेंका जाता है या मिसाइल को फायर किया जाता है, तो मिसाइल को फायर करने के लिए फोर्स लगाया जाता है, उसको एक्सप्लोड करने के लिए नहीं। एक्सप्लोड तो अपने इंटरनल मैकेनिज्म जो भी उसका स्विच सिस्टम या जो भी अलार्मिंग सिस्टम दिया हुआ है उस सिस्टम की वजह से वो एक्सप्लोड करता है, बेसिकली हमने इंटरनल फोर्सेस की वजह से एक्सप्लोड किया, ठीक है। तो अभी मैंने बताया कि भाई जब तक एफ एक्सटर्नल में चेंज ना आए, मतलब अगर इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर ऐसा होता कि कोई दूसरा सिस्टम आता, इस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाता, फिर ये एक्सप्लोड करता, तो शायद ये चेंज होता, और अगर ये चेंज होता तो सिंपल सी बात है भाई ये भी चेंज होता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो एक्सप्लोजन हो रहा है, ये जो डिफरेंट पार्टिकल्स में ये टूट के XYZ डायरेक्शन में फैल जा रहा है, ठीक है, एक्सप्लोजन के बाद जो एक पर्टिकुलर
तो वहाँ पे कोई एफ एक्सटर्नल में चेंज नहीं हो रहा है। जो एफ एक्सटर्नल पहले था वही एफ एक्सटर्नल उस टाइम पे भी, एक्सप्लोजन के टाइम पे भी है। ये बात हमेशा याद रखिएगा कि एक्सप्लोजन हो या ब्लास्ट करते समय सिर्फ और सिर्फ इंटरनल फोर्सेज जिम्मेदार होते हैं एक्सप्लोजन या ब्लास्ट करने के लिए। जैसे कि दीपावली के टाइम पे आपने रॉकेट जलाया, ठीक है, वो कुछ ऊपर जाता है उसके बाद ब्लास्ट कर जाता है, तो आप तो सिर्फ जलाते हैं, ठीक है ना। बाकी क्रैक करने वाला, जो ब्लास्ट करने वाला काम है, वो आप जा करके थोड़ा ना उसको मतलब अलग अलग डायरेक्शन में एक तरीके का कुछ दूसरा फोर्स लगाते हैं जिसकी वजह से वो क्रैक हो जाता है या फिर मतलब फूट जाता है, ठीक है। तो ये एक्सप्लोजन जो होता है, एक्सप्लोजन इज ड्यू टू इंटरनल फोर्सेज। और अभी मैंने बताया कि अगर इंटरनल फोर्सेज की वजह से आ रहा है, यानी इंटरनल फोर्सेज आपको भी पता है कि हमेशा एक सिस्टम की अगर मैं बात करूँ, ये सिस्टम की मैं बात करता हूँ, तो सिस्टम में एक्सटर्नल फोर्स का जो सम होता है वो कितना हो जाता है, ज़ीरो। क्योंकि ये बॉडी नंबर m है, ये बॉडी नंबर m2 है। अगर कोलिजन के बाद, या सॉरी नॉट कोलिजन मतलब कि क्रैक होने के बाद, तो भाई m2 जितना m1 पे लगाया होगा, m1 भी तो m2 पे लगाएगा। और सिस्टम की अगर मैं बात करूँ, सिस्टम का मतलब एक नहीं होता, पूरा होता है, ठीक है। और सिस्टम की अगर मैं बात करूँगा तो इस पे f लग रहा है, इस पे माइनस f लग रहा है, देयरफॉर इस सिस्टम पे नेट फोर्स कितना आ जाएगा, ज़ीरो। यानी कि इंटरनल फोर्सेस का जो सम होगा वो हमेशा ज़ीरो होगा, और इंटरनल फोर्सेस का सम अगर ज़ीरो होगा तो यानी एफ एक्सटर्नल पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। एफ एक्सटर्नल पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, यानी कि एम तो वैसे भी कांस्टेंट है, ए सी एम पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। यानी कि कोलिजन से पहले, सॉरी नॉट कोलिजन, एक्सप्लोजन से पहले जो सेंटर ऑफ मास था, ठीक है, एक्सप्लोजन से पहले जो सेंटर ऑफ मास का ये पाथ फॉलो करते हुए आ रहा था, वही पाथ एक्सप्लोजन के बाद भी फॉलो होगा, ठीक है ना। ये बात याद रखिएगा, क्योंकि देखिए कोलिजन के बाद क्यों वही पाथ फॉलो होगा, क्योंकि यार एक्सेलरेशन होता है डी वी अपॉन डी टी। बेसिकली इससे पहले जो मैंने आपको बताया था, ए सी एम विल बी डी वी सी एम बाई डी टी, और डी वी सी एम का मतलब क्या होता है, डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर ऑफ एक्स सी एम, ठीक है। और मतलब कि अगर ये चेंज होगा तो ये चेंज होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन किस पे डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी पे, वेलोसिटी के चेंज पे। और वेलोसिटी अगर चेंज हो रही है, यानी सिंपल सी बात है भाई, एक्सीएम चेंज हो रहा है, एक्सीएम चेंज हो रहा है, यानी कि जो पाथ है, जो पोजीशन है वो चेंज हो रहा है, ठीक है। अगर एक्सीएम ए सी एम कॉन्स्टेंट है, यानी कि ये कॉन्स्टेंट रहा होगा, इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा होगा, मतलब जिस रेट से इंक्रीज करा तो वही रेट रहा होगा। और अगर यही मतलब वी सी एम का जो रेट ऑफ चेंज होगा, अगर वो कॉन्स्टेंट है, यानी कि ये भी जिस रेट से चेंज हो रहा था उसी रेट से चेंज हो रहा है, ठीक है। और एक्सीएम अगर उसी रेट से चेंज हो रहा है, यानी कि पाथ थोड़ा ना चेंज हो रहा है आपका, जो सेंटर ऑफ मास का एक्स वाला कोऑर्डिनेट है वो थोड़ा ना चेंज हो रहा है, ठीक है। सिमिलरली वाई के लिए भी, सिमिलरली जेड के लिए भी। यानी कि सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये कंक्लूजन हमारा निकल करके आ रहा है कि एक्सप्लोजन का केस हो या फिर ब्लास्टिंग का केस हो, वहाँ पे कौन से फोर्सेज जिम्मेदार होते हैं इन दोनों के लिए, इंटरनल फोर्सेज। और इंटरनल फोर्सेज अगर पिक्चर में आते हैं तो सेंटर ऑफ मास में, अगर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स, और ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स की अगर मैं एक साथ बात करता हूँ तो वहाँ पे जो नेट इंटरनल फोर्सेस का सम होगा वो जीरो होगा। क्योंकि न्यूटन्स का थर्ड लॉ कहता है कि भाई अगर पार्टिकल नंबर 1 2 पे लगा रहा है तो 2 भी तो 1 पे लगा रहा होगा ना, तो अगर वो पूरे के पूरे ग्रुप की मैं बात करूँगा तो वहाँ पर तो जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा। हाँ, अगर मैं यूनिकली, मतलब जैसे कि मैं सिस्टम की बात ना करके एक सिंगल पार्टिकल की बात करता हूँ, तब ज़ीरो नहीं होगा, तब इस पर एक्सटर्नल फोर्स के साथ साथ कुछ इंटरनल फोर्स भी काउंट होगा। जैसा कि सेम इसका एनालिसिस जो है कोलिजन की तरह है बिल्कुल, जो कि हमने लास्ट क्लास में वर्क और एनर्जी की लास्ट में हमें पढ़ा था, ठीक है। तो चूँकि सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे जब तक आपका एक्सटर्नल में चेंज नहीं होगा तब तक ए सी एम यानी कि सेंटर ऑफ मास में चेंज नहीं होगा। और जो पाथ पहले था, मतलब कि सेंटर ऑफ मास का जो पहले ट्रेजेक्टरी था या जो पाथ पहले था वो पाथ चेंज नहीं होगा कोलिजन के बाद भी। मतलब इनडायरेक्टली अगर मैं ये कहूँ कि हो सकता है कोलिजन या एक्सप्लोजन के बाद, कोलिजन ये जैसे कि ये पार्टिकल है, ये इनिशियली रेस्ट पे रखा हुआ है, ठीक है, और ये एक्सप्लोड कर गया, एक्सप्लोड करने के बाद कुछ पार्ट्स यहाँ पे गया, कुछ यहाँ पे गया, कुछ यहाँ पे गया, कुछ यहाँ पे गया, कुछ यहाँ पे गया, ईच एंड एवरी, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो सेंटर ऑफ मास का जो पाथ होगा, अगर वो मूव कर रहा है तो जो जिस रास्ते में आपका सेंटर ऑफ मास इनिशियली एक्सप्लोजन से पहले मूव कर रहा था, एक्सप्लोजन के बाद भी उसी रास्ते से वो मूव करते रहेगा। क्योंकि मैंने अभी बताया कि भाई एक्सप्लोजन वाली जो फेनोमेना होती है वो किसकी वजह से होती है, इंटरनल फोर्सेस की वजह से। तो अगर ये मान लीजिए आपका कोई पटाखा है जो इस
स्ट्रेट रास्ते में जा रहा था और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ब्लास्ट हो गया। तो दो यहाँ पे मास आपका डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया, मतलब मास आपके अलग अलग हो गए, लेकिन चूंकि ये सिस्टम का एक हिस्सा है, ठीक है ना, इसी पर्टिकुलर इनिशियल वाले सिस्टम का हिस्सा है, तो सिंपल सी बात है भाई, अगर मैं पूरे सिस्टम की बात करूँगा तो कोई भी एक्सटर्नल फोर्स तो नहीं आ रहा है, इंटरनल फोर्स आ रहा है, तो इंटरनल फोर्स ज़ीरो हो जा रहा है। तो यानी कि ACM पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ACM पे इफेक्ट ना पड़ने का मतलब क्या है कि जिस रास्ते से आपका प्रोजेक्टाइल मूव कर रहा था या जो आपका इनिशियली सब्सटेंस मूव कर रहा था, वो उसका जो सेंटर ऑफ मास का जो पाथ होगा वो सेम रहेगा, ठीक है ना। जो सेंटर ऑफ मास का पाथ होगा वो आपका क्या होगा, सेम रहेगा, सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं होगा। इस केस में जैसे कि ये जब पार्टिकल सारे एक थे तो यहाँ पे सेंटर ऑफ मास था, और फूट जाने के बाद जो सेंटर ऑफ मास होगा स्टिल वो बीच में ही होगा, तो यहाँ पे कोई मटेरियल नहीं है। एक और चीज़ ऐसा कंफ्यूज मत होइएगा, सेंटर ऑफ मास बॉडी के अंदर भी हो सकता है, बॉडी के बाहर भी हो सकता है, ठीक है ना, लेकिन सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होता है वो हमेशा बॉडी के अंदर ही होता है, ये बात याद रखिएगा। तो सेंटर ऑफ मास जो होगा उसका जो ट्रेजेक्टरी होगा या पाथ होगा वो उसी पाथ में मूव करने मतलब कंटिन्यू करेगा मूव करते हुए जिस पाथ से वो इनिशियली उसका पाथ था, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर regarding motion of center of mass. Next topic which we have to discuss is regarding the conservation of momentum, conservation of momentum, conservation of momentum or system of particles. अब इस टॉपिक में कंजर्वेशन मास फॉर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, जैसे कि देखिए आपके ये कोई रैंडम साइज बॉडी है, there are particles inside this, okay, mass is m1 here, this is m2 and so on, and if velocity is v1 of particle number 1, v2 of velocity particle number 2, okay, so m1 v1 m2 v2 मीन्स अगर मैं, और चूँकि मोमेंटम की अगर मैं बात करता हूँ तो पार्टिकल नंबर 1 का मोमेंटम है कितना होगा m1 v1, पार्टिकल नंबर 2 का कितना होगा m2 v2। चूँकि मोमेंटम क्या है, मोमेंटम आपका एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इनडायरेक्टली अगर सारे पार्टिकल जिससे मिलकर के पूरा का पूरा आपका जो ऑब्जेक्ट बना हुआ है, अगर इसका P1 है तो सिंपल सी बात है P2 P3 एंड सो ऑन P4, ठीक है। तो ये जो आपका मतलब P1 P2 P3 प्लस P4 इन सबका जो वेक्टर सम होगा वही पूरे के पूरे बॉडी का भी मोमेंटम देगा। मीन्स पार्टिकल नंबर 1 का इसको लिख सकते हैं m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 v3 एंड सो ऑन। और अगर याद होगा थोड़ी देर पहले 5 मिनट पहले मैंने बताया था कि इसको याद रखे रहिएगा, m1 v1 प्लस m2 v2 किसके बराबर आ रहा था, m इंटू वी सी एम, ठीक है, m इंटू वी सी एम, यानी कि m इंटू वी सी एम क्या है भाई, m इज़ द टोटल मास एंड वी सी एम इज़ द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, यानी कि P, अगर मैं इसको कैपिटल P से रिमूव करता हूँ, कैपिटल P का मतलब क्या होगा, मोमेंटम ऑफ, मतलब कि अगर मैं पूरे मास को एक सिंगल पॉइंट पे कंसंट्रेट कर देता हूँ जिसकी वेलोसिटी वी है, तो ये कैपिटल P क्या होगा, कैपिटल P विल बी द मोमेंटम ऑफ योर दैट point sized object, or I should say that point sized mass, okay, having velocity vcm, okay, so P will be equal to your P1 plus P2 plus P3 प्लस P4 एंड सो ऑन। मतलब कि जितने भी पार्टिकल्स का जो मोमेंटम होता है, जितने भी पार्टिकल्स का मोमेंटम होता है उनका वेक्टर सम अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ तो इनडायरेक्टली दैट विल बी इक्वल टू द मोमेंटम ऑफ दैट ऑब्जेक्ट जिसका मास m है और मूव कर रहा है कितने वेलोसिटी के साथ, सेंटर ऑफ मास के साथ, ठीक है ना, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास के साथ वो पर्टिकुलरली मूव कर रहा है, ठीक है। बेसिकली आप कह सकते हैं, देखिए यहाँ पे कुल मिलाकर के मेन पर्पस समझने का ये है कि कोई भी अगर न्यूटन्स के लॉज लगाना है, ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटेड पे लगेगा नहीं, डिस्ट्रीब्यूटेड पे लगने का अर्थ सिंपल सा बात है, हमको एक पॉइंट खोजना पड़ेगा, वही पॉइंट की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। जितना भी सी एम जहाँ पे लिख रहा है सी ओ एम तो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। सी एम का मतलब क्या है, सेंटर ऑफ मास, ठीक है। हम मतलब उस डिस्ट्रीब्यूटेड बॉडी को हटा करके एक सिंगल बॉडी से रिप्लेस करना चाहते हैं। मतलब कि ये जो ऑब्जेक्ट है इतना बड़ा, इसको मैं बिल्कुल कंप्रेस करके एक सिंगल पॉइंट के फॉर्म में कन्वर्ट कर दे रहा हूँ। एक्चुअल में तो रियलिटी में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर ये रियलिटी में एक पॉइंट में कन्वर्ट हो गया जिसका मास m होगा तो ये ब्लैक होल टाइप का बन जाएगा।
क्योंकि देखिए ब्लैक होल का मतलब क्या होता है, उसका ग्रेविटी इतना ज़्यादा होता है कि वो लाइट तक को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। यार देखिए हमको पता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम, ठीक है। तो अगर वॉल्यूम एक पॉइंट को हम डिफाइन करते हैं कि पॉइंट को मैथमेटिकली डिफाइन किया जाता है कि जिसका कोई डायमेंशन नहीं होता है। जब पॉइंट्स को ऐड करते हैं तो वन डायमेंशन क्रिएट होता है, लाइन को जब ढेर सारे लाइन्स को ऐड करते जाते हैं तो टू डायमेंशन क्रिएट होता है। यानी कि पॉइंट का जब कोई डायमेंशन नहीं है भाई, यानी कि वॉल्यूम जीरो हो जाएगा, मास तो रहेगा लेकिन वॉल्यूम जीरो, और वन एम अपॉन जीरो विल बी अनडिफाइंड, और बेसिकली इसको आप कह सकते हैं इनफाइनाइट, ठीक है। यानी कि इसकी डेंसिटी इनफाइनाइट हो जाएगी। डेंसिटी इनफाइनाइट का मतलब क्या हो गया, इनडायरेक्टली इसका ग्रेविटेशनल जो फील्ड होगा या ग्रेविटेशनल पावर हो जाएगा बहुत ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से ये ब्लैक होल टाइप का फंक्शन करने लगेगा। इनफैक्ट ब्लैक होल यही चीज़ होता ही है जिसका बहुत कम वॉल्यूम में बहुत ज़्यादा मास कंसनट्रेटेड है, ठीक है। तो इस पॉइंट फॉर्म में जो हम कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, ताकि इस पे न्यूटन्स का जो सेकंड लॉ है वो लगा सकें। जितने भी न्यूटन्स के लॉज हैं, सेकंड लॉ ही नहीं, जितने भी लॉज हैं उसी पे अप्लाई हो सके। तो ये पूरा प्रोसेस उसी में हम सेंटर ऑफ मास के अंदर में स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। मतलब कि अगर एक पार्टिकल है, एक बॉडी है, उसमें अगर हज़ारों लाखों करोड़ों जितने भी M1 M2 छोटे हैं, उनका अगर वेलोसिटी हमको गिवन है तो हम कैसे कंक्लूड करेंगे कि सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कितनी होगी। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट आ रहा है कि अगर ये M1 है, इसकी वेलोसिटी V1 है, ये M2 है, इसकी वेलोसिटी V2 है, तो भाई जितने भी M1 V1 सबको ऐड कर दीजिए, ठीक है ना, सबको ऐड कर दीजिए। तो जो नेट इफेक्ट इन सबको ऐड करके मिलेगा वही काम आपको एक ऐसा पॉइंट यहाँ पे चूज़ कर लीजिए जिसका आपका मास m है, मास तो वही M1 M2 M3 के बराबर है, तो उसका सेंटर ऑफ मास का जो वेलोसिटी होगा वो VCM होगा, ठीक है ना। मतलब कि VCM विल बी M1 V1 प्लस M2 V2 सो ऑन डिवाइडेड बाई कैपिटल M, ये आपका सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी दे देगा, ठीक है। अच्छा, तो लॉ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम मैं बता रहा था सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लिए। तो P इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 दिया हुआ है। अगर P मान लीजिए ज़ीरो हो जाता है, ठीक है, इफ़ P बिकम ज़ीरो तो P इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 एंड सो ऑन, ठीक है। तो P इज इक्वल टू M इंटू VCM। अगर मैं दोनों साइड T के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करता हूँ और ये मानता हूँ कि मेरा M कांस्टेंट है, तो dP अपॉन dt विल बी इक्वल टू M इंटू डी VCM डिवाइडेड बाई dt, और dP अपॉन dt भाई क्या है, F एक्सटर्नल, क्योंकि न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग, और ये क्या आ जाएगा आपका M इंटू ACM, ठीक है। इज दैट आई होप क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो अगर मान लीजिए F एक्सटर्नल ये ज़ीरो हो जाता है, ठीक है ना, अगर ये आपका एक एक्सटर्नल फोर्स ज़ीरो है, ठीक है, मीन्स अगर ये ज़ीरो होने का मतलब क्या है, ACM ज़ीरो है, ठीक है। अगर इफ द नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज ज़ीरो देन ऑब्वियसली ACM विल बी ज़ीरो। ACM ज़ीरो होने का मतलब बेसिकली क्या आएगा आपका, P इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, मीन्स dP अपॉन dt विल बी ज़ीरो। देखिए F एक्सटर्नल फोर्स अगर ज़ीरो तो ACM ज़ीरो, ACM ज़ीरो यानी कि अगर एक्सेलरेशन आपका क्या है, बेसिकली आई शुड से कि ये पार्ट dV बाई डी टी, ACM तो कुछ ना कुछ पर्टिकुलर, ये ज़ीरो होने का मतलब क्या हुआ आपका dV अपॉन dt ज़ीरो है, ठीक है। dV अपॉन dt यानी वेलोसिटी क्या कांस्टेंट है, अगर कांस्टेंट वेलोसिटी है यानी कि सिंपल सी बात है कि dP अपॉन dt यहाँ पे आपका ज़ीरो आएगा। dP अपॉन dt ज़ीरो होने का मतलब क्या, P आपका कांस्टेंट है, ठीक है। तो P कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ कि आपका जो मोमेंटम रहेगा वो कंजर्व रहेगा, किस केस में, जो नेट एक्सटर्नल फोर्स है वो ज़ीरो है। यहाँ पे कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, इसको आप जैसे नॉर्मल कोलिजन में हमने पढ़ा था ना, ठीक है। नॉर्मल कोलिजन में जिस तरीके से हमने समझा था कि अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स किसी बॉडी पे ज़ीरो होगा, ठीक है, तो टोटल इंटरनल फोर्स तो यार वैसे भी ज़ीरो हो जाता है कोलिजन के टाइम पे लीजिए, ठीक है ना। बेसिकली कोलिजन के टाइम पे ही जो इंटरनल फोर्सेज एक दूसरे के ऊपर अप्लाई करता है तो वैसे भी ज़ीरो है। तो जो नेट एक्सटर्नल जो मोमेंटम होगा पूरे सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का, P क्या, देखिए P इज इक्वल टू P1 प्लस P2 P3 एंड सो ऑन,
ये पी था आपका जो टोटल मोमेंटम है, मोमेंटम्स का आई शुड से वेक्टर सम है, ये आपका कंजर्व रहेगा या कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। एक और चीज़ की अगर एक्सटर्नल फोर्स ज़ीरो होगा, द नेट एक्सटर्नल फोर्स इज ज़ीरो, तो ACM ज़ीरो हुआ। ACM ज़ीरो होने का मतलब क्या हुआ, अगर आपका ACM ज़ीरो हो रहा है यानी कि VCM विल बी कांस्टेंट, क्योंकि अगर कोई कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तभी ज़ीरो होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए VCM आपका कांस्टेंट है तभी तो आपका ACM ज़ीरो आएगा, यानी कि आपका जो सेंटर ऑफ मास होगा अगर एक्सटर्नल फोर्स ज़ीरो है, इफ नेट एक्सटर्नल फोर्स इज ज़ीरो, तो आपका जो सेंटर ऑफ मास होगा, ठीक है ना, वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करेगा, ठीक है ना। अगर सेंटर ऑफ मास की मैं बात करता हूँ तो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करेगा। इसका एप्लीकेशन कहाँ पे यूज़ होता है, मतलब कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम होते हैं, जैसे जो मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर बोला कि क्रैकर है यहाँ पे पर्टिकुलर क्रैकर, और आई शुड से मान लीजिए कोई बारूद का गोला रखा हुआ है यहाँ पे इनिशियली रेस्ट कंडीशन पर, रेस्ट का मतलब क्या हुआ, नेट एक्सटर्नल फोर्सेस ज़ीरो। अब ये अचानक एक एक्सप्लोड करता है, किस साइड में जाता है, किस साइड में जाता है, किस साइड में, एंड सो ऑन, चारों डायरेक्शन में, ठीक है। चारों में से आपको इसका 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 आपको मान लीजिए वेलोसिटी दे देगा, तो आपको इसका पूछेगा कि भाई इसका वेलोसिटी मेरे को बता दो। तो अगर एक्सटर्नल फोर्स भाई ज़ीरो है, ठीक है, इफ द नेट एक्सटर्नल फोर्स इज ज़ीरो, देन ऑब्वियस सी बात है पूरे जो सिस्टम का मतलब मोमेंटम होगा, ठीक है ना, वो तो कंजर्व रहेगा, ठीक है। पूरे सिस्टम का जो सिस्टम ऑफ पार्टिकल का मोमेंटम हो तो कंजर्व रहेगा। एक और चीज़, एफ एक्सटर्नल फोर्स जब ज़ीरो था तो यहाँ पे एक और देखिए दो चीज़ याद रखिए, पहला चीज़ तो मोमेंटम कंजर्व रहेगा, ठीक है। मान लीजिए कोलिजन से पहले का मोमेंटम कितना था भाई, टोटल मास इंटू VCM, कोलिजन के ब्लास्ट करने के बाद ये मान लीजिए M1 है, ये V1 है, ये सो ऑन दिया हुआ है, तो टोटल मीन्स टोटल इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटम, इसमें से चार का आपको दे देगा, एक पाँचवें का आपसे पूछेगा तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा चीज़ यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि जो सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन था पहले, ठीक है ना, वही सेंटर ऑफ मास मतलब एक्सप्लोजन के बाद भी उसका जो पोजीशन होगा वो वही रहेगा। अगर ये मूव कर रहा है, सपोज करिए मूविंग पाथ में ब्लास्ट करता है, तो पार्टिकल्स हो सकता है कि XYZ पार्ट्स में डिवाइड हो जाए, लेकिन जो इसका सेंटर ऑफ मास वो कंटिन्यू करेगा इसी तरीके से, इसी लाइन के अलाउंग मूव करना। क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था वो F एक्सटर्नल इज इक्वल टू MACM वाले में, ठीक है, कि एक्सप्लोजन जो होता है वो इंटरनल फोर्सेस की वजह से होता है। जब इंटरनल फोर्सेस का जो सम होता है, अगर मैं सिस्टम की बात करूँ तो वैसे भी ज़ीरो है, यानी अगर एक्सटर्नल फोर्सेस का जो सम, सॉरी इंटरनल फोर्स का सम जीरो, यानी कि एक्सटर्नल फोर्स पे कोई चेंज नहीं हुआ। वो चेंज ना होने का मतलब ACM चेंज नहीं, VCM चेंज नहीं, उसी तरीके से XCM चेंज नहीं। जब XCM चेंज नहीं हो रहा तो भाई जिस रास्ते से वो पहले आ रहा था उसी रास्ते से वो कंटिन्यू करेगा मूव करते हुए, सेंटर ऑफ मास का पोजीशन पाथ चेंज नहीं होगा। इसमें भी आप वही समझिएगा, सबसे पहली बात कि मोमेंटम जो होगा कंजर्व रहेगा अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स ज़ीरो है तब, ठीक है। ये रेस्ट पे, अगर ये जो मैं बोल रहा हूँ कि ये बारूद आपका इनिशियल रेस्ट कंडीशन पे रखा है, तो जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में टूटेगा, ठीक है ना, तो P इज इक्वल टू M1V1 प्लस M2V2 एंड सो ऑन, ठीक है। ये जैसे टूटने के बाद M1 M2 M3 M4 में टूट गया तो P इज इक्वल टू आपका M1V1 प्लस M2V2 एंड सो ऑन। इनिशियल मोमेंटम इनिशियली आपका जो सेंटर ऑफ मास था रेस्ट पे, इसलिए इनिशियल जीरो हो जाएगा, प्लस जीरो इज इक्वल टू M1V1 प्लस M2V2 प्लस M3V3 प्लस M4V4 प्लस M3 M5V5। उसमें से तीन चार जो भी आपको मतलब कि अगर मान लीजिए तीन पार्ट्स देता है तो दो पार्ट्स का आपको वेलोसिटी दे रखा रहेगा, तीसरे का आपसे पूछेगा। दूसरा कि अगर एक्सटर्नल फोर्स ज़ीरो हो रहा है तो सिंपल सी बात है भाई, आपका जो ACM होगा वो चेंज नहीं होगा, उसका पोजीशन चेंज नहीं होगा। आई शुड से जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा है सेंटर ऑफ मास, ठीक है ना, अगर सेंटर ऑफ मास मूव कर रहा है तो वो उसी रास्ते से मूव करते हुए उसका पाथ चेंज नहीं होगा सेंटर ऑफ मास का, दैट विल कंटिन्यू टू मूव विद अलोंग द सेम पाथ। ओके, सो दीज कॉन्सेप्ट्स, इस कॉन्सेप्ट्स के साथ ही मतलब आपका जो सेंटर ऑफ मास वाला पार्ट था वो यहाँ पे ख़त्म होता है। कल हम लोग रोटेशन से स्टार्ट करेंगे, एक्सियल वेक्टर से, ठीक है, जहाँ पे रोटेशन में बेसिकली जितने भी आपका टॉर्क हो गया, उसके बाद आपका टॉर्क कोई दूसरे लैंग्वेज में मोमेंट ऑफ फोर्स कहा जाता है, कहीं कहीं इसको कपल्स भी मतलब कि कपल्स के टर्म में भी रेफर किया जाता है, ठीक है। तो इसको हम लोग कल स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।